नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका करंट अफेयर खास सेशन में। इस सेशन में बात करते हैं उस दिन की प्रमुख करंट अफेयर जो आपके एमसीक्यू फॉर्म में आपको प्रेजेंट करते हैं और जो आपकी परीक्षा दर से उपयोगी होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के सेशन को। सेशन को शुरू करने से पहले यदि चैनल पे नए हैं तो इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। लाइक करिए, शेयर कीजिए, कमेंट करिए। बेल आइकन इसलिए मैं प्रेस करने के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो सबसे पहले आपको वीडियो का नोटिफिकेशन पहुँचेगा और मेरे वीडियो को देख पाएँगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन ये है, देश का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? ये चर्चा का विषय इसलिए बना हुआ है कि अभी हाल ही में क्या हुआ है, सौर ऊर्जा संयंत्र कहीं तमिलनाडु में, आंध्रा में और केरला में बनाए गए हैं, लेकिन इस राज्य में सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र बनाया गया है। और इससे क्यों इम्पोर्टेंट है चर्चा में, इसका अगला क्वेश्चन आपको देख के समझ में आ जाएगा। तो इसमें क्या किया जाता है कि आपको किसी भी नदी में, तालाब में, झील में क्या किया जाता है, फोटोवोल्टाइक सेल जो सौर प्लेट्स होती हैं, उनको क्या किया जाता है, उनमें एक साथ ग्रिड से साथ जोड़ दिया जाता है। इससे क्या है कि जो ज़मीन होती है, ज़मीन पे तो आपने यूज़ कर रखे हैं, तो पानी की जो सतह है, वो पानी की सतह आपके कहीं उपयोग में तो आ नहीं रही है। उस उपयोग को यूज़ करने के लिए आप क्या करते हैं, वहाँ पर क्या आप उसके ऊपर प्लेट लगा देते हो, प्लेट्स क्या करती हैं, जो सौर किरणें हैं, उसको क्या करती हैं, फोटोवोल्टाइक सेल द्वारा उसको आप इलेक्ट्रिसिटी में वो कन्वर्ट कर देती है, जिसका आप यूज़ कर सकते हैं रात के समय में। तो ये ग्रीन एनर्जी और आपकी कार्बन फ्री एनर्जी के लिए उपयोग किया गया है। तो आपको बताएँ, देश का सबसे बड़ा जो तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र है, वो इस टाइम कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम के पास लगाया गया है, तो इस बात को याद रखिएगा। आज का अगला प्रश्न है कि भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रो ग्रिड परियोजना कहाँ शुरू की गई है? तो आप बताएं, जो पिछला क्वेश्चन था उसी से लिंक टॉपिक है, क्योंकि जो ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रो ग्रिड परियोजना है, इसमें क्या किया जा रहा है, जो सौर ऊर्जा संयंत्र है उससे क्या किया जाएगा, उसकी जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको स्टोर कर दिया जाएगा और स्टोर करके क्या किया जाएगा, रात में उसका यूज किया जाएगा। तो आप बता दें, सबसे पहली बात है कि पहला ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रो ग्रिड परियोजना शुरू तो आंध्र प्रदेश में कहाँ की गई है, और ये आंध्र प्रदेश की बेसिकली कहाँ शुरू की गई है, सीमाद्री में की गई है, ये भी विशाखापट्टनम के नजदीक है। तो आपको बता दें, जो पहले इससे पहले जो क्वेश्चन था कि पहला जो तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र है उसको जो बनाया गया वेल के द्वारा, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड द्वारा। वहीं जो ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रो ग्रिड परियोजना है, इसको बनाया गया एनटीपीसी के द्वारा, अर्थात नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के द्वारा इसको बनाया गया है। तो इसमें क्या किया जाता है, जो आपकी सौर ऊर्जा संयंत्र से जो इलेक्ट्रिसिटी दिन में आ रही है, उसको क्या किया जाता है कि आपको इलेक्ट्रोलाइज़र का यूज़ करते हुए हाइड्रोजन उत्पादन करने में एनर्जी को यूज़ किया जाता है। फिर उसको क्या किया जाता है, स्टोर कर लिया जाता है। जब आप क्या करेंगे, रात में इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये हाइड्रोजन ईंधन से संबंधित है, इसको आपस में ग्रिड मतलब जोड़ा गया है। इसमें क्या होता है, इसमें इसमें आपको फ़ायदा क्या मिलेगा, आपको स्वच्छ ऊर्जा मिलेगी, वो भी कितनी मिलेगी, 240 किलोवाट की स्वच्छ ऊर्जा की इसमें बात की गई है कि वो हाइड्रोजन की 240 किलोवाट की आपकी स्वच्छ ऊर्जा को इसमें दे देगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। दोनों क्या है, आंध्र प्रदेश में। आज का अगला प्रश्न है कि मर्चेंट डिस्काउंट रेट क्या है? तो हाल ही में क्या हुआ, सरकार ने कुछ घोषणाएँ की हैं, तो मर्चेंट डिस्काउंट रेट होता क्या है? आप यूँ समझिए, पहले आप आंसर देख लीजिए। आंसर ये है कि जब भी आप किसी भी स राशन की दुकान पे या कहीं भी जाते हैं, जहाँ पे कार्ड से आप पेमेंट करते हैं, भले आप मॉल में जाएँ, तो आप कार्ड रुपे, पेटीएम सॉरी रुपे कार्ड होता है, आपका डेबिट कार्ड होता है, वीज़ा, गोल्डन कार्ड, जो भी कार्ड होता है, जब आप उसको स्वाइप करते हैं, स्वाइप करने पे क्या होता है, जो व्यापारी होता है, उस पे जिस बैंक ने उसको इश्यू कर रखे हैं, वो अपने स्वाइप कराने वाली मशीन है, तो बैंक क्या करती है, ऐसे व्यापारियों से क्या करती है, कुछ चार्ज लेती है, जिससे क्या हो, उस चार्ज के द्वारा वो अपनी सेवाएँ दे सके, तो इसी को बोलते हैं मर्चेंट डिस्काउंट रेट। लेकिन अगर स्वैप करवाने पर अगर आपको, जबकि देश में ऑनलाइन पेमेंट का बहुत ज़्यादा क्रेज़ बढ़ाने की कोशिश सरकार द्वारा की जा रही है। अगर ऐसा ही किया गया कि आप उनसे अगर व्यापारियों से अगर आप चार्ज लेने लगेंगे, तो वो कहीं न कहीं कैश में रुपया स्वीकारना कोशिश करेंगे, जिससे क्या होता है, कहीं न कहीं टैक्स की चोरी बढ़ती है। तो सरकार ने अभी ये योजना बनाई है कि मर्चेंट डिस्काउंट रेट है, तो उसमें जो उसकी दर है, उसको शून्य करने की बात कही गई है, जिससे क्या हो कि ऑनलाइन जो भी पेमेंट है उसको बढ़ावा मिल सके और कहीं न कहीं व्यापारी उसको हिचकिचाहट ना करें उसको अपनाने में। इससे ये बात का ध्यान रखना, मर्चेंट डिस्काउंट रेट है। जब आप कार्ड स्वैप करते हैं, तो जो वहाँ के जो व्यापारी होते हैं, बिज़नेसमैन होता है, उससे रुपया लिया जाता है, उन बैंकों द्वारा जिनका वो यहाँ पे यूज़ कर रहे होते हैं व्यापारी। अगला क्वेश्चन ये है कि क्रिप्टो करेंसी क्या है? तो ये क्वेश्चन आपको हो सकता है पता हो, तो लेकिन इस टाइम चर्चा में क्यों है? कभी हाल ही में आईएमएफ की जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, उसकी क्या हुई है, यहाँ की सीईओ हैं, वो देश में आई हुई थी, वो भारतीय मूल की हैं, गीता गोपीनाथ। तो उन्होंने ये बोला है कि जिस हिसाब से क्रिप्टो करेंसी बढ़ रही है, तो उसको नियंत्रित करना या इसको हटाना समाज से बहुत ही दुष्कर कार्य होगा। इससे अच्छा क्या है कि उसमें बैन लगाएँ, उसको हम मॉनिटरिंग करें, ऑथराइज़ेशन बनाएँ। और क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है कि जो डेवलप्ड कंट्री है, वो भले इसको एक बार यूज़ ना करें, लेकिन डेवलपिंग कंट्री हैं, वो क्रिप्टो करेंसी ज़्यादा यूज़ कर रही हैं, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी में क्या होता है, ना तो किसी संप्रभुता होती है और काफ़ी उसमें काम करना आसान होता है, इसलिए इसको उन्होंने बोला है कि क्रिप्टो करेंसी को आप क्या करिए, मॉनिटरिंग करिए। तो क्रिप्टो करेंसी बेसिकली है क्या? एक तरीके का आंसर करें, डिजिटल मुद्रा है। मतलब क्या है कि अगर आप कभी भी कैश ना निकालें अपने बैंक से, तो जो आपके फ़ोन पे, वॉलेट में या फिर पेटीएम में, गूगल पे, जिसमें भी वो रुपए रहते हैं, वो डिजिटल फॉर्म में रहते हैं, आपके हाथ में तो आते नहीं, बस आप पेमेंट कर देते हैं, दूसरे को भी डिजिटल रूप में मिल जाते हैं। ये क्या होता है कि ये क्रिप्टो करेंसी क्या करती है, इस डिजिटल मुद्रा को एक कंप्यूटर खाता में जो जिसमें व्यक्तिगत रिकॉर्ड होता है, उसमें स्टोर कर लेती है। जिससे क्या होता है
कि जब आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे इसमें दिक्कत क्या है, सरकार इसमें क्या करती है, इसमें मॉनिटरिंग नहीं कर सकती है किसी भी सरकार का, केंद्रीय सरकार का, चाहे राज्य सरकार का इसमें स्वामित्व नहीं होता है। तो कहीं न कहीं ये कहीं आपको मनी लॉन्ड्रिंग के लिए या फिर आतंकवाद के वित्त पोषण के लिए रुपए का जो भी स्पॉन्सरशिप होती है, उसमें ये हेल्प कर सकती है, क्योंकि इसमें आप ये पता नहीं कर सकते हैं कि कहाँ से रुपया आया है, इसका डाटा सोर्स कहाँ पे है। इसलिए कोशिश की जा रही है कि आप इनको क्या करें, मॉनिटरिंग करें और इसको बता दें, इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्रिप्टो करेंसी में क्यों दिक्कत आ रही है, अगर देश क्रिप्टो करेंसी की तरफ क्यों नहीं जाना चाहते हैं? जो क्रिप्टो करेंसी में क्या है, इसके मूल्य क्या है, अस्थिर हैं। अगर एक डाटा देखें तो जो अमेरिका में 1 अमेरिकी डॉलर था, क्रिप्टो करेंसी का 2017-18 की हम बात करें तो उसमें क्या हुआ है, जहाँ जो 17 में एक क्रिप्टो करेंसी जो कीमत थी वो आपकी $20,000 थी, वो घटकर कितनी हो गई थी अगले साल में $3800 हो गई। तो इतना घाटा कैसे कोई सरकार झेल पाएँगी? इसलिए इसको मॉनिटरिंग करने की बात कही जा रही है। आज का अगला प्रश्न इम्पोर्टेंट है ये कि द स्टेट ऑफ वर्ल्ड्स लैंड एंड वाटर रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर रिपोर्ट। ये है कि जो ये रिपोर्ट है वो किसके द्वारा जारी की गई है? पहली बात, ये रिपोर्ट हमारे समाज के लिए बहुत ज़रूरी है, तो आपको बता दें। तो ये रिपोर्ट जारी की गई है फाओ के द्वारा। आप बोलेंगे फाओ क्या? फाओ का मतलब होता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? खाद्य एवं कृषि संगठन है। तो ये क्या करता है, इसने ये रिपोर्ट निकाली है, द स्टेट ऑफ वर्ल्ड्स लैंड एंड वाटर रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर। इसमें उन्होंने ये बात कही है कि लगातार भूमि की उपलब्धता पूरे वर्ल्ड में कम होती चली जा रही है। अगर हम केवल एशियाई कंट्री की बात करें, तो अगर हम एशिया की बात करें, साउथ वेस्ट एशिया की बात करें, तो कुल मिलाकर क्या हुआ है यहाँ पर, जो सिंचाई योग्य जितनी भूमि थी वो 60% क्या हो गई, लगभग क्या हो गई, अनउपजाऊ हो गई है, कहीं न कहीं खराब हो गई है। इसमें क्या हुआ है, कृषि में जो हमने वहाँ पे उर्वरक डाले, कीटनाशक डाले, उसने क्या किया है, उसकी उत्पादकता को कहीं न कहीं प्रभावित किया है। और जो पर कैपिटा जो यहाँ पे जो आपके पास जो खेती होती है, प्रति व्यक्ति जो जो वहाँ पे आपके पास उपलब्ध खेती है, वो पूरे वर्ल्ड में क्या हो रही है, लगातार कम होती जा रही है। अगर हम इसी तरह दोहन करते रहे तो कहीं न कहीं खेती बिल्कुल डिग्रेडेशन में, यानी कि अनउपजाऊ बंजर हो सकेगी। इसके लिए क्या है कि अगर आप इसको अभी कंट्रोल करना चाहते हैं तो आप इनको ऐसी पॉलिसीज़ बनाइए जो क्या करें, कृषि की उत्पादकता को भी बढ़ाएँ और कहीं न कहीं क्या हो, आपके हेल्प करें कि आपकी कृषि अनउपजाऊ ना हो, तो इसके लिए भूमि बंजर ना हो। क्योंकि इसमें ये क बात कही गई है कि ज़्यादातर लोगों ने क्या किया है कि शहरों को बनाने के चक्कर में कि जो कृषि के लिए भूमि होती थी, वो तो वैसे भी कम कर दी, तो जो जितनी भूमि बची है, उसमें भी लगातार कीटनाशक और रसायन उर्वरक यूज़ किए जा रहे हैं। उससे दिक्कतें आ रही हैं, तो कहीं न कहीं हमें क्या करना चाहिए, जैविक खेती को अपनाना चाहिए। इसके अलावा क्या बात की जाए कि उसमें कि आप लगातार खेतों को थोड़ा उसमें ऐसे हिसाब से यूज़ करिए, उसके क्रॉप पैटर्न को इस तरह स्टेबल करिए जिससे क्या हो, लैंड यूज़ पैटर्न में कोई दिक्कत ना आए। क्योंकि हुआ क्या है, जो सबसे बड़ा रीज़न देखा गया है भूमि के डिग्रेडेशन होने का, उसमें कृषि सबसे बड़ा कारण निकल के आई है। इसलिए इसमें बात कही गई है, अगर कृषि प्रभावित होगी, तो आपकी जलवायु भी प्रभावित होगी, जल भी प्रभावित होगा। इससे कुल मिला के क्या होगा, हमारे जो प्राकृतिक संसाधन है, उसपे दोहन तो बढ़ेगा ही, साथ-साथ वो वैसे ही हाशिए पड़े हुए हैं। कहीं न कहीं उन पे क्या होगा, अतिरिक्त दबाव बढ़ेगा, जिससे क्या होंगे, वो विषाक्त हो जाएँगे। आज का अगला प्रश्न ये है कि कॉप 26 अर्थात कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो 26वां है, जो जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जलवायु परिवर्तन की निगरानी करता है, उसके लिए कुछ मुद्दे बनाता है। उसका जो इस बार हुआ था 2021 में, वो 26वां आयोजन था। इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? हम इसका आंसर देखें, इसका आंसर है ग्लासगो में इसको आयोजन किया गया। तो आप बताएँगे ग्लासगो कहाँ है? तो ग्लासगो स्कॉटलैंड के अंदर है। तो अगर कॉप 26 की हम बात करें, इसको 31 अक्टूबर से लेकर 12 नवंबर 2021 की अ, इस डेट के बीच में आयोजित किया गया था। इसमें क्या हुआ है, इटली के पार्टनरशिप में इसको शामिल किया गया था, तो हमारे देश ने क्या किया, भारत ने अपने इसमें कुछ कमिटमेंट दिखाई है, इसलिए आज ये क्वेश्चन चर्चा का बना हुआ है। तो इसमें क्या हुआ था कि क भारत ने ऐसा बोला है कि जो शून्य कार्बन उनका उत्सर्जन नेट होगा, मतलब क्या होगा, वो कार्बन उत्सर्जन करेंगे, लेकिन उतना ही क्या होगा, कार्बन को कैप्चर करेंगे या जलवायु को उतना ही स्वच्छ करेंगे, जिससे क्या हो, नेट कार्बन एमिशन है वो 0 हो जाए। उसके लिए जो इन्होंने वर्ष घोषित किया है वो 2070, ध्यान रखना, आपसे क्वेश्चन ये आ सकता है कि भारत के लिए टारगेट नेट जो कार्बन प्रोडक्शन है वो कब, कितना शून्य किस वर्ष के लिए घोषित किया गया है। तो इस कॉप 26 में भारत ने बोला है कि हम 2070 में आके क्या करेंगे, उसको ज़ीरो कर देंगे। उसने ये भी बताया है कि उन्होंने 2021 में रिन्यूएबल एनर्जी का लगभग 25% यूज़ कर दिया, जो पहले 11% था। इसके अलावा उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ाने के लिए और आपके वातावरण में कार्बन का उत्सर्जन कम हो सके, इसके लिए उन्होंने फेम योजना चलाई हुई है। साथ ही साथ उसने पीएम उज्ज्वला योजना, जिसमें क्या हुआ, एलपीजी कनेक्शन दिए गए हैं, जिससे लकड़ी के ईंधन पारंपरिक को हटाया जा सके। उजाला योजना की है, जिसमें एलईडी बल्ब यूज़ किए गए हैं, जिससे कि जो फ्लोरोसेंट वाले लैंप वाले जो बल्ब थे उनको हटाया जा सके। तो ऐसा गवर्नमेंट का कहना है। तो अभी भी चुनौतियाँ काफ़ी हैं, देखते हैं देश कहाँ तक आगे जाता है। आज का अगला प्रश्न है और आखिरी प्रश्न है कि मनोहारी गोल्ड टी अर्थात मनोहारी गोल्ड चाय वो किस राज्य में उगाई जाती है? ठीक है, तो इसकी बात के इस बार चर्चा में क्यों है कि जो मनोहारी गोल्ड टी है, इस वर्ष इसके जो बिक्री हुई है, वो बिक्री हुई है ₹1,00,000 पर केजी। इस बार उसकी कीमत थी ₹99,999 पर केजी, इसकी कीमत बिक्री हुई है, इसलिए चर्चा में आ गई है। तो आपको बता दें, इसको उगाने वाला राज्य है असम। तो इसके और इसकी खासियत क्या होती है, इसमें क्या है, इसमें क्या श्रम साथ ज़्यादा है,
क्योंकि 4 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में इसको तोड़ना होता है, सूरज की किरणें उस पे ना पड़ पाएँ। ये थोड़े मटमैले कलर की होती है, साथ ही साथ क्या होता है इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसमें ना केवल एंटीऑक्सीडेंट एजेंट पाए जाते हैं, बल्कि इसमें बायो एक्टिव कंपाउंड भी पाए जाते हैं। ये हेल्प अगर इस चाय का आप सेवन करते हैं, तो आपको कहीं न कहीं ये उम्र के साथ-साथ मोटापे को नियंत्रित करने में हेल्प करता है। मतलब अधिक उम्र में क्या है, अगर आप जवान दिखना चाहते हैं, तो आप मनोहारी गोल्ड टी पीजिए, हो सकता है आपकी उम्र इतनी ना दिखाई पड़े। इसी साथ जितने भी आपके सवाल थे और जितने जवाब बन सकते थे, वो यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। उम्मीद है आपको ये सेशन समझ में आया होगा। मिलेंगे एक नए सेशन में नए टॉपिक के साथ, तब तक आप जुड़े रहिए मेरे यूट्यूब चैनल आकांक्षा डीआर के साथ। स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।